तो हेलो गाइस, दिस इज नील्स एंड वेलकम टू द नील्स कोडिंग कैफे। इस वीडियो में हम देखेंगे जेवीएम आर्किटेक्चर। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था जावा आर्किटेक्चर। इसमें हमने जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम एक्सप्लेन किया था। तो ये जेवीएम में जो तीन चीजें हैं, क्लास लोडर, मेमोरी एरिया एंड एग्जीक्यूशन इंजन, तो इस वीडियो में ये हम बहुत ही डिटेल में जानेंगे। तो जेवीएम आर्किटेक्चर की ये मैंने बहुत ही सिंपल सी डायग्राम आपके लिए बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेवीएम में ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास लोडर, मेमोरी एरिया एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, क्लास लोडर में क्या होता है? क्लास लोडर में तीन प्रोसेस होती है। फर्स्ट वन इज लोडिंग, सेकेंड वन इज लिंकिंग एंड थर्ड इज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, तो अभी लोडिंग में क्या होता है? तो अगर आपने वर्किंग ऑफ जावा का ये वीडियो देखा होगा, इसमें क्या होता है, सोर्स कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। जब कन्वर्ट होता है तब डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो जाती है, मतलब कि बाइट कोड क्रिएट हो जाता है। अभी इस डॉट क्लास फाइल को लोड करना होता है, तो ये काम कौन करता है? जेवीएम करता है। जेवीएम में ये डॉट क्लास फाइल लोड करने के लिए यहाँ पे लोडिंग प्रोसेस है। तो ये डॉट क्लास फाइल लोड करने के लिए यहाँ पे क्लास लोडर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, सेकेंड वन इज एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन क्लास लोडर। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि हम जो कस्टम डिजाइन क्लासेस बनाएंगे उसी की डॉट क्लास फाइल होगी, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग में कुछ इनबिल्ट क्लासेस भी यूज करने वाले हैं। इनबिल्ट क्लासेस जैसे कि हो गए थ्रेड क्लास हो गया। अगर हमने थ्रेड क्लास यूज कर दिया तो थ्रेड क्लास की भी तो डॉट क्लास फाइल होगी, जो कि इनबिल्ट क्लास है, उसकी भी तो डॉट क्लास फाइल लोड करनी पड़ेगी। तो जेवीएम के पास बूटस्ट्रैप है एंड एक्सटेंशन है जो कि इनबिल्ट क्लासेस को लोड करती है। तो ये बूटस्ट्रैप क्या करेगा? जेआरई में लाइब्रेरीज फाइल में rt.jar फाइल्स में उस डॉट क्लास फाइल को ढूंढेगा। एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या करेगा? जेआरई में लाइब्रेरीज में एक्सटेंशन फाइल में ये डॉट क्लास फाइल ढूंढेगा। ठीक है, सेम इसी तरह से एप्लीकेशन क्लास लोडर का क्या काम है? जो हम कस्टम डिजाइन क्लास बनाएंगे, ठीक है, प्रोजेक्ट में हम जो क्लास बनाने वाले हैं उसकी डॉट क्लास फाइल जब क्रिएट हो जाएगी, उस क्लास पाथ पे ये एप्लीकेशन क्लास लोडर उस फाइल को फाइंड करेगा। ठीक है, मतलब कि सिंपल में बूटस्ट्रैप क्लास लोडर एंड एक्सटेंशन क्लास लोडर ये इनबिल्ट क्लासेस की डॉट क्लास फाइल लोड करेंगे, और एप्लीकेशन क्लास लोडर जो कि हमने क्लासेस बनाए हैं उस क्लासेस की जब डॉट क्लास फाइल क्रिएट होगी उस पाथ पे ये डॉट क्लास फाइल लोड करेगा। तो ये हो गया लोडिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों क्लास लोडर फाइल को फाइंड करेंगे और उस फाइल को यहाँ पे लोड कर देंगे। तो लोडिंग के बाद आता है लिंकिंग। तो लिंकिंग में भी तीन प्रोसेस होती है, वेरीफाई होता है, प्रिपेयर होता है और रिजॉल्व होता है। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, जो डॉट क्लास फाइल लोड हो गई है तो उस फाइल में जो कोड होता है वो यहाँ पे वेरीफाई होता है। अगर उस कोड में कुछ मैलिशियस कोड हो या फिर मालवेयर कोड हो, मालवेयर कोड यानी कि क्या होता है, जो कि रन होने के बाद हमारे सिस्टम को डैमेज कर दे, ऐसे कुछ कोड हो तो वो यहाँ पे चेक होते हैं। ठीक है, फीचर्स ऑफ जावा की वीडियोस में हमने देखा था कि जावा इज सिक्योर लैंग्वेज बिकॉज इट कैन डिजाइन वायरस फ्री एप्लीकेशन। तो हाउ कैन जावा डिजाइन वायरस फ्री एप्लीकेशन? यहाँ पे वेरिफिकेशन जो होता है, तो इसी की वजह से जावा सिक्योर एप्लीकेशन बनाता है। ठीक है, सेकेंड इज प्रिपेयर। तो ये प्रिपरेशन में क्या होता है, स्टैक वेरिएबल जो होते हैं, स्टैक वेरिएबल क्या होते हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा। तो इस स्टैक वेरिएबल को मेथड एरिया में मेमोरी अलोकेट हो जाती है। ये जो मेथड एरिया आप नीचे देख रहे हो, मेथड एरिया में, तो इसमें स्टैक वेरिएबल्स को मेमोरी अलोकेट होती है। उसी के साथ साथ क्या होता है, वो जो स्टैक वेरिएबल होते हैं उनको एक डिफॉल्ट वैल्यू भी असाइन हो जाती है। अगर वो ऑब्जेक्ट हुआ तो उसे नल डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है। अगर वो इंटीजर हुआ यानी कि न्यूमेरिक वेरिएबल हुआ तो उसे जीरो डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है। तो इसके बाद रिजॉल्व। तो रिजॉल्व में क्या होता है, ये जो डॉट क्लास फाइल है, तो इस डॉट क्लास फाइल में अगर समझो किसी दूसरे डॉट क्लास फाइल की मेथड्स या फिर वेरिएबल्स यूज किए गए हो, तो प्रोग्रामिंग में आपको आगे चल के ये भी पता चलेगा कि एक डॉट क्लास फाइल में दूसरे डॉट क्लास फाइल के मेथड्स और वेरिएबल्स हम कॉल करते हैं। तो ये जो कॉल करते हैं, तो ये जो कनेक्शन होता है, तो ये रिजोल्यूशन प्रोसेस में होता है। ठीक है, अभी थर्ड हम देखेंगे इनिशियलाइजेशन। तो इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल्स असाइंड विथ वैल्यूज। अभी देखो, इस लिंकिंग में जो प्रिपेयर है, तो इसमें क्या होता है, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी अलोकेट होती है मेथड एरिया में। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है, अगर समझो इंट a इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो ये जो 10 वैल्यू है ये इस मेथड एरिया में जो स्टैटिक वेरिएबल अलोकेट हुआ है तो इसे ये असाइन हो जाती है। ठीक है, तो सिंपल प्रिपेयर में क्या होता है, सिर्फ मेमोरी अलोकेट होती है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू असाइन होती है।
लेकिन इनिशियलाइजेशन में जो ओरिजिनल वैल्यू हमने असाइन की है वो वैल्यू यहाँ पे असाइन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब कि जो भी हमारे डॉट क्लास फाइल में स्टैटिक ब्लॉक्स हम यूज किए होंगे, जितने भी स्टैटिक ब्लॉक्स है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के पहले ही यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में ही सभी के सभी स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था क्लास लोडर का काम। अभी हम देखते हैं मेमोरी एरिया। तो मेमोरी एरिया में सभी डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेथड एरिया, हीप एरिया, स्टैक एरिया, पीसी एरिया एंड नेटिव मेथड स्टैक। तो ये मेथड एरिया में क्या होता है, जो कि डॉट क्लास फाइल में जितने भी हमने मेथड्स यूज किए हैं तो उस मेथड्स के यहाँ पे नेम स्टोर होते हैं, उस मेथड का कोड यहाँ पे स्टोर होता है। तो इस मेथड एरिया को हम क्लास एरिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है हीप एरिया। तो ये हीप एरिया में क्या स्टोर होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। अभी ग्लोबल वेरिएबल भी आपको आगे चल के डिटेल में पता चलेगा। उसके बाद है स्टैक एरिया, जो कि लोकल वेरिएबल होते हैं। लोकल वेरिएबल आपको आगे चल के पता चलेंगे, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो इस स्टैक एरिया में लोकल वेरिएबल स्टोर होता है। उसके बाद है पीसी एरिया। पीसी एरिया यानी कि प्रोग्राम कंट्रोल एरिया। पीसी एरिया में क्या होता है, जो कि करंटली एग्जीक्यूटिंग इंफॉर्मेशन है उसका एड्रेस इसमें स्टोर होता है। मींस एड्रेस ऑफ जेवीएम इंस्ट्रक्शन टू बी करंटली एग्जीक्यूटिंग स्टोर्ड इनटू द पीसी एरिया। उसके बाद है नेटिव मेथड स्टैक। अभी देखो नेटिव मेथड स्टैक में क्या सेव होता है, नेटिव मेथड इंफॉर्मेशन ओनली, जो कि नेटिव मेथड्स होते हैं जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये मेथड्स डिजाइन किए रहते हैं। अभी हम आगे चल के जो इनबिल्ट क्लासेस हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तो बहुत सी क्लासेस में उस क्लासेस के खुद के मेथड ऑलरेडी डिजाइन करके रखे हैं। बहुत से मेथड ऐसे हैं जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाए गए हैं, तो उस मेथड का इंफॉर्मेशन इस नेटिव मेथड स्टैक में स्टोर्ड होता है। इसके बाद हम देखेंगे एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन में क्या होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जीक्यूशन इंजन, नेटिव मेथड इंटरफेस एंड जावा नेटिव लाइब्रेरीज। तो एग्जीक्यूशन इंजन क्या होता है, इट कंटेन्स जावा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इंफॉर्मेशन। जो कि वर्किंग ऑफ जावा में हमने देखा था, कंपाइलर होता है जो कि सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। इसकी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन इंजन में होती है। और ये जो इंटरप्रेटर होता है जो कि बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, इसकी इंफॉर्मेशन एग्जीक्यूशन इंजन में स्टोर्ड होती है। इसके बाद है नेटिव मेथड इंटरफेस। तो नेटिव मेथड इंटरफेस क्या करता है, इट इज इंटरफेस दैट इंटरैक्ट्स विथ नेटिव मेथड लाइब्रेरीज एंड एग्जीक्यूशन इंजन। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो कि एग्जीक्यूशन इंजन के साथ और जावा नेटिव लाइब्रेरीज के साथ इंटरैक्ट करता है। जावा नेटिव लाइब्रेरीज में क्या होता है, इट कंटेन्स सेट ऑफ लाइब्रेरीज विच आर रिटन इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सच एज सी और C++। सेट ऑफ लाइब्रेरीज होती है, मतलब कि कुछ क्लासेस होते हैं जो कि अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं। एंड एग्जीक्यूशन इंजन में हमने देखा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर की इंफॉर्मेशन होती है। तो ये नेटिव मेथड इंटरफेस इन दोनों के बीच इंटरैक्ट करता है। तो इस तरह से JVM का आर्किटेक्चर हमने देखा है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।